कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16 को देखा था कि क्वेश्चन नंबर 16 में जो है 3 प्रकार के खाते थे। एक तो व्यापार खाता था, लाभ हानि खाता, चिट्ठा किस प्रकार से बनेगा इसके बारे में हमने विस्तार से बताया है कि व्यापार खाता का प्रारूप से लेकर से लाभ हानि का प्रारूप और चिट्ठे के बारे में भी विशेष तौर पर बताया है। तो आप अगर नहीं देखें तो जा करके देख लीजिए, क्योंकि आप उसको देखेंगे 16 नंबर के क्वेश्चन को, इसके पहले वाला पार्ट को, तो आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए जो है इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके पहले वाले वीडियो को देखिए। और अगर आप जानते हैं इसके प्रारूप के बारे में व्यापार खाता और लाभ हानि खाते के, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए, मेसर्स हेमेंद्र कुमार की अग्र परीक्षा सूची से 31 दिसंबर 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष का व्यापार एवं लाभ हानि खाता तथा उक्त तिथि का चिट्ठा तैयार कीजिए। तो हम आज जो है व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाएंगे। पूंजी है, यहाँ पर देखिए कौन कौन सी मदियाँ और इन मदों को जो है कौन कौन से पक्ष में लिखना है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसका वर्गीकरण कर लेते हैं कि कौन सा मद कौन से पक्ष में जाएगा या कौन से खाते के अंतर्गत जाएगा। तो पूंजी जो है चिट्ठा में जाएगा। पूंजी किस में जाएगा? चिट्ठा में। मशीन चिट्ठे में जाएगा। पूंजी चिट्ठा के संपत्ति पक्ष में जाएगा। आपको ऐसी विशेष याद रखना है। पूंजी कहाँ जाएगा? पूंजी संपत्ति पक्ष के संपत्ति बोलता हूँ, दायित्व पक्ष में जाएगा चिट्ठा के। चिट्ठा के दायित्व पक्ष में लिखेंगे हम पूंजी को। मशीन को लिखेंगे चिट्ठा के संपत्ति पक्ष में। भूमि भवन एवं भवन को लिखेंगे चिट्ठा के संपत्ति पक्ष में। ठीक, भूमि भवन को चिट्ठा के संपत्ति पक्ष में लिखेंगे। विक्रय जो है व्यापार खाते में जाएगा। विक्रय व्यापार खाते के समाकलन पक्ष में जाएगा। फर्नीचर ये चिट्ठा के संपत्ति पक्ष में जाएगा। देनदार चिट्ठा के संपत्ति पक्ष में जाएगा। व्यापारिक व्यय लाभ हानि खाता के ये क्या बोलते हैं, विकलन पक्ष में जाएगा। व्यापारिक व्यय लाभ हानि खाता के विकलन पक्ष में। घिसाई मतलब होता है मूल्यह्रास। मूल्यह्रास भी क्या बोलते हैं, लाभ हानि खाते के विकलन पक्ष में जाएगा। रोकड़ चिट्ठा में संपत्ति पक्ष की ओर लिखेंगे। बैंक में रोकड़ चिट्ठा के संपत्ति पक्ष में और संपत्ति पक्ष की ओर लिखेंगे। वेतन एवं मजदूरी, वेतन और मजदूरी दिया है तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वेतन एवं मजदूरी दिए रहने पर हमको क्या करना है? वेतन एवं मजदूरी, तो उसको हमको जो है व्यापार खाते में नहीं लिखना है। किस में लिखेंगे? चिट्ठे में, लाभ हानि खाते में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वेतन एवं मजदूरी जो है इसको हम लाभ हानि खाते में लिखें। मरम्मत 1000 रुपये। मरम्मत क्या हुआ है? 1000 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, ये मरम्मत भी किस में जाएगा? हमारा लाभ हानि खाते में जाएगा। लाभ हानि खाते विकलन पक्ष। क्रय ये जो है व्यापार खाते के विकलन पक्ष में लिखेंगे। प्रारंभिक रहतिया के बाद क्रय लिखते हैं। प्रारंभिक रहतिया हम व्यापार खाते में लिखेंगे विकलन पक्ष में। ठीक है, इसके बाद और देखिए लेनदार दिया है। लेनदार जो है चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लेनदार को लिखेंगे। क्रय वापसी, इसको क्रय वापसी को हम क्रय में से माइनस करेंगे। व्यापार खाते में क्रय लिखे रहेंगे, उसके नीचे हम क्रय वापसी करके माइनस करेंगे। फिर किराया जो दिया है, किराया प्राप्त है कि देय है, इसको देखना है। तो यहाँ पर देखिए विकलन दो पक्ष में दिया है किराया, 600 रुपया और 1200 रुपया। तो यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है कि 600 रुपया क्या है और 1200 रुपये क्या है। तो 600 रुपये किराया हमने दिया और 1200 रुपये किराया प्राप्त किया। डेबिट और क्रेडिट दो बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 600 रुपये जो है हमने दिया, तो 600 रुपये जो है लाभ हानि खाते के विकलन पक्ष में लिखेंगे, जबकि 1200 रुपये को लाभ हानि खाते के समाकलन पक्ष में लिखेंगे। किराया के बाद हो गया बट्टा। बट्टा जो है हमारा विकलन पक्ष, मतलब ये डेबिट है। बट्टा डेबिट बैलेंस है, मतलब विकलन पक्ष में जाएगा। ठीक, और आहरण जो है, आहरण यहाँ पर दिया है 1000, तो इसको जो है पूंजी में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। पूंजी में से माइनस करेंगे चिट्ठे में। ठीक है, आहरण को। प्राप्य बिल एवं देय बिल, यहाँ पर दो चीज़ दिया हुआ है, प्राप्य बिल दिया हुआ है और देय बिल दिया हुआ है। इन दोनों का आपको विशेष ध्यान रखना है, प्राप्य बिल और देय। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, प्राप्य बिल और देय बिल। तो प्राप्य बिल जो है, ये प्राप्य बिल पहले लिखा है, देय बिल बाद में लिखा है। तो आप प्राप्य बिल का राशि ये वाला समझिए 4000 रुपये, और देय बिल का राशि है हमारा 3000 रुपये। ठीक है, देय बिल का राशि कितना हो गया? 3000 रुपये हो जाएगा। ठीक, देय बिल का राशि 3000। अप्राप्त ऋण, ये
ये कहाँ जाएगा, तो प्राप्य बिल संपत्ति पक्ष में चिट्ठा के, और दायित्व पक्ष में ये देय बिल जाएगा चिट्ठा के। ठीक है। अप्राप्त ऋण, अप्राप्त ऋण मतलब जो पैसा हमारा प्राप्त नहीं हुआ, डूबत ऋण समझिए, एक प्रकार का क्या है, डूबत ऋण। तो डूबत ऋण हमारा किस में जाएगा, 400 रुपया, ये लाभ हानि खाते में जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो है सब के बारे में एक एक करके विस्तार से बता दिया कि कौन कौन से पक्ष में जाएगा। अब ऐसा जब आप जान जाएंगे उसके बाद आपको सारा क्वेश्चन को बनाने में आसानी होगी। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की ओर, मतलब इसका हल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17, व्यापार खाता एवं लाभ हानि खाता 31 दिसंबर 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विवरण राशि प्रारंभिक रहतिया दिया है 20,000। कितना दिया है, 20,000। क्वेश्चन को मैं आपको आगे बढ़ा करके बताता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। प्रारंभिक रहतिया कहाँ दिया है हमको। अब देखिए व्यापार खाता जब भी हम बनाएंगे तो व्यापार खाते का प्रारूप को हमारे दिमाग में फिट करना है। व्यापार खाते में क्या क्या लिखते हैं, तो सबसे पहले प्रारंभिक रहतिया लिखते हैं, फिर क्रय लिखते हैं, फिर क्रय वापसी है तो घटाएंगे, फिर और जो भी व्यय है प्रत्यक्ष व्यय उन सबको लिखेंगे। इधर लिखते हैं विक्रय, और विक्रय वापसी है तो घटाएंगे, और अंतिम रहतिया को लिखते हैं। इन सबको ऐसा याद रखना है प्रारूप के अनुसार। प्रारूप कैसा है, प्रारूप को भी विशेष ध्यान रखना है आपको। व्यापार खाते का प्रारूप को हमने बताया था, ये है, इसमें है। ये व्यापार खाते प्रारंभिक रहतिया, क्रय वापसी, आगत गाड़ी भाड़ा से मजदूरी, ये सब। इधर विक्रय वापसी, अंतिम रहतिया, इस प्रकार से लिखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ये देखिए प्रारंभिक रहतिया लिख लिए, फिर क्रय लिख लिए, क्रय 60,000 था, माइनस कर दिए क्रय वापसी को। प्रारंभिक रहतिया 20,000, क्रय लिख लिया 60,000, क्रय वापसी कहाँ पर है, तो क्रय वापसी इसके नीचे में होगा। क्रय वापसी है 1,000, तो 1,000 को माइनस कर दिए। फिर क्रय वापसी के बाद सकल लाभ, यहाँ पर देखिए और कोई मजदूरी भाड़ा ये सब कुछ नहीं दिया है ना। वेतन और मजदूरी दिया है लेकिन इसको हम लाभ हानि खाते में लिखेंगे। मरम्मत भी लाभ हानि खाते में जाएगा, कोई भी व्यापार खाते में और नहीं जा रहा है। ठीक। अब जाएगा इधर समाकलन पक्ष में विक्रय, और दूसरा जो जाएगा वो है अंतिम स्कंद। अंतिम स्कंद यहाँ पर दिया होगा, अंतिम स्कंद का मूल्य 24,000, तो ये दोनों को लिखेंगे अंतिम स्कंद को। ये देखिए विक्रय 90,000 और अंतिम स्कंद 24,000, 14,000 लिख दिया है। ठीक है। ये कितना है, 24,000 है। कितना है, 24,000। ठीक। यहाँ पे आप सुधार लीजिएगा इसको। ये 24,000 है, 24,000 सुधार लीजिएगा, 24,000 लिख लीजिएगा। ठीक है। तो ये हो गया। तो अब और तो कोई मद नहीं है, तो हम इन दोनों को योग लगा दिए और इधर का योग लगा दिए, तो इधर हो रहा है 1,04,000 और इधर दोनों को जोड़ दिए 50, 60, 70 और 79, 69,000 हो रहा है। तो ये 79,000 हो रहा है और इधर हो रहा है आपका 1,04,000। तो 1,04,000 में से माइनस कर देंगे इन दोनों को जोड़ कर 79,000 को, तो ये जो आ गया वो है, वो राशि ये है अंतर की राशि। अंतर की राशि को हम सकल लाभ करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इस सकल लाभ को हम यहाँ पे लिखेंगे, सकल लाभ करके 25,000 रुपये लिख दिए, सकल लाभ करके 25,000 लिख दिए। फिर अब हम देखेंगे कि व्यापार का इसमें जो है क्या क्या मदे आएंगे लाभ हानि खाते में। तो लाभ हानि खाते में देखिए पूंजी नहीं आएगा, मशीन नहीं आएगा, भूमि भवन नहीं आएगा, विक्रय, फर्नीचर, देनदार, व्यापारिक व्यय, ये आएगा। व्यापारिक व्यय लिख देंगे। व्यापारिक व्यय के बाद घिसाई आएगा, तो हमने ये व्यापारिक व्यय लिख दिया, घिसाई लिख दिया। वेतन एवं गाड़ी भाड़ा, अब देखिए यहाँ पर रोकड़ नहीं आएगा, बैंक में रोकड़ नहीं आएगा। वेतन एवं मजदूरी, तो वेतन एवं मजदूरी लिख देंगे हम 15,000, वेतन एवं मजदूरी लिख दिए। ठीक है। कौन सा वाला क्वेश्चन है, ये 17 नंबर का क्वेश्चन है ना। वेतन एवं मजदूरी, वेतन एवं मजदूरी, हाँ वेतन एवं मजदूरी 6,000 है क्या, मरम्मत, हाँ वेतन एवं मजदूरी 6,000, मरम्मत 1,000, मरम्मत 1,000 दिया है। क्रय नहीं आएगा और प्रारंभिक रहतिया नहीं आएगा, तो हम अब क्रय प्रारंभिक रहतिया को नहीं लिखे हैं। इसके बाद हम आगे और देख लेते हैं। लेनदार नहीं आएगा, क्रय वापसी नहीं आएगा, किराया आएगा। तो किराया में जो है एक तो प्राप्त है और एक
देय है, तो 600 रुपये हमारा विकलन में जाएगा और 1200 रुपये समाकलन में। तो 600 रुपये देखिए किराया, 600 विकलन में और 1200 रुपये हमने किस में किया, समाकलन में किया। ठीक, किराया हो गया। किराया के बाद बट्टा 200 रुपया, बट्टा क्या है 200 रुपया। बट्टा जो है यहाँ पर हमने लिखा है बट्टा 200 रुपया। फिर उसके बाद आहरण, ये तो पूंजी में माइनस होगा, प्राप्य बिल देय बिल नहीं आएगा, अप्राप्त ऋण आएगा 400 रुपये का। हाँ, अप्राप्त ऋण कितना है 400, तो अप्राप्त ऋण करके हमने लिख दिया 400 रुपये। और उसके बाद ब्याज, ब्याज 1000 है, तो ब्याज का हम यहाँ पर 1000 रुपये डाल देंगे, क्योंकि ब्याज की जो राशि है वो समाकलन पक्ष में दी है। समाकलन पक्ष का मतलब है ये जो है प्राप्त हो रहा है, इसलिए हमने यह समाकलन पक्ष में डाल दिया। इस प्रकार से जो है अब योग लगाएंगे, तो इधर का योग 27,200, इधर का योग उससे कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, तो 16,000 कम हो रहा है। तो यहाँ पर के इस पक्ष के योग को इधर के जितने भी राशि हैं यहाँ तक प्राप्त ऋण, तो इन सब को जोड़ेंगे तो इस 27,200 में इसके योग को माइनस कर देंगे, तो जो अंतर की राशि आया है वो 16,000। इस 16,000 को यहाँ पर हम लिख दिए, शुद्ध लाभ करके लिख दिए। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया हमारा क्या, लाभ हानि खाता बन गया। अब हम आगे चलेंगे जो है चिट्ठे की ओर। चिट्ठा को देखिए, चिट्ठा में क्या है। चिट्ठा है 31 दिसंबर 2001 को, और यहाँ पे फिर हमको ध्यान में रखना है। फिर से क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में हम अब एक एक करके फिर से देखेंगे। पूंजी आएगा, पूंजी 50,000 पूंजी लिख देंगे, पूंजी को हमने लिख दिया यहाँ पे। अब शुद्ध लाभ को जोड़ना है, तो शुद्ध लाभ को जोड़ेंगे। देखिए शुद्ध लाभ कहाँ से पता चलेगा, तो चिट्ठे में शुद्ध लाभ यहाँ से मिलेगा। ये शुद्ध लाभ जो दिया है, व्यापार एवं लाभ हानि खाता जो बनाया, उससे शुद्ध लाभ 16,000 आया, उसी को जोड़ेंगे। तो शुद्ध लाभ को हमने जो है चिट्ठा में जोड़ दिया 16,000। अब प्रश्न में आहरण दिया है, तो आहरण को घटाएंगे, तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ दिए तो हमारा हो गया 66,000। अब आहरण को घटाना है, तो आहरण प्रश्न में दिया हुआ है आहरण, ये देखिए आहरण 1000, तो आहरण को माइनस कर देंगे। तो आहरण को हमने जो है आहरण माइनस करके लिख दिया है यहाँ पे, और 1000 रुपये घटा दिए, तो आ गया 65,000। ठीक है, अच्छा और आगे बढ़ते हैं। मशीन, मशीन आएगा हमारा संपत्ति पक्ष में, चिट्ठा के संपत्ति पक्ष में, तो हमने मशीन को संपत्ति पक्ष में लिख दिया 10,000। और उसके बाद भूमि और भवन चिट्ठा के संपत्ति पक्ष में आएगा, तो भूमि और भवन को लिख दिया। फिर यहाँ पर देखिए विक्रय को तो हमने लिख चुके हैं, व्यापार खाते में फर्नीचर आएगा और देनदार आएगा, तो फर्नीचर और देनदार करके हम जितनी राशि है उसको लिख दिए। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो व्यापारिक व्यय लिख लिए हैं लाभ हानि खाता में, घिसाई भी लाभ हानि खाता में लिख लिया। रोकड़ आएगा, रोकड़ नहीं लिखे हैं, रोकड़ आएगा संपत्ति में, रोकड़ करके लिख दिए 10,000। ठीक, और उसके बाद रोकड़ के बाद देखिए बैंक में रोकड़, ये भी लिखाएगा संपत्ति पक्ष में, तो बैंक में रोकड़ भी लिख दिए। अब इसके बाद वेतन और मजदूरी तो लाभ हानि खाता में लिख चुके हैं, मरम्मत लाभ हानि खाता में हो गया। क्रय जो है व्यापार खाता में लिखे हैं, प्रारंभिक रहते हैं व्यापार खाता में लिख चुके हैं। लेनदार हम इसको नहीं लिखे हैं, तो लेनदार हमारा दायित्व पक्ष में आएगा। ठीक है, तो दायित्व पक्ष में चिट्ठा के देखिए लेनदार करके 12,000 लिख दिए। आप आगे बढ़ते हैं। लेनदार के बाद आया क्रय वापसी, क्रय वापसी को तो हमने माइनस कर दिया है, क्रय में से व्यापार खाते में, किराया भी लिख दिया व्यापार खाते में, सॉरी लाभ हानि खाते में, बट्टा भी लाभ हानि खाते में चला गया। आहरण माइनस कर दिए पूंजी में से, आहरण को माइनस कर दिए, ये तो पूंजी में से। ठीक है, इसका भी लेखा हो गया। अब बचा क्या, प्राप्य बिल और देय बिल, तो प्राप्य बिल का 4,000, तो प्राप्य बिल संपत्ति पक्ष में जाएगा, तो हम लिख देंगे प्राप्य पत्र या प्राप्य बिल करके 4,000। फिर देय बिल है, देय बिल 3,000 का है, तो हम दायित्व पक्ष में लिख देंगे देय पत्र या देय बिल करके 3,000 रुपये। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देय बिल के बाद अप्राप्त ऋण, अप्राप्त ऋण 400, ये डूबत ऋण है, तो डूबत ऋण को हमने वहाँ पे लिख दिया है किसमें, लाभ हानि खाते में लिख दिया है डूबत ऋण को। ये आपको पहले भी बता चुका हूँ कि डूबत ऋण या अप्राप्त ऋण करके ये लिख दिया है। ठीक है, और क्या है, ब्याज 1,000 रुपये, तो ब्याज को भी हम लाभ हानि खाते में यहाँ पर लिख चुके हैं। तो जितना चिट्ठा में लिखना था उन सारे मदों को हमने अलग अलग करके लिख दिया यहाँ पे भी। ठीक, अब इस पक्ष का योग और इस पक्ष का जब योग लगाएंगे तो दोनों पक्ष का जो योग है वो बराबर होगा, कहीं किसी भी पक्ष का योग ज़्यादा नहीं होगा ना किसी पक्ष का योग कम नहीं होगा, दोनों पक्ष का योग क्या होगा, बराबर होगा। तो इन सब का योग लगाए तो कितना आ गया, 80,000 आ गया, मतलब ये दोनों पक्ष का योग क्या है, बराबर है। ठीक है, और हमारा चिट्ठा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से जो है चिट्ठा को हमको
एक एक करके बारी बारी से बनाना है। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो है 17 बनेगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 जो है इस वीडियो में कंप्लीट हो पाया, जो कि जो है सबको समझाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा समय देना पड़ता है और हर चीज़ों को आपको अच्छे से ढंग से समझना जरूरी है, क्योंकि आप नहीं समझेंगे तो फिर हमारे बताने का कोई मतलब नहीं है। तो उसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 कैसे बनेगा, सेम है, उसी प्रकार से बनेगा, पैटर्न भी सेम है। तो एक बार हम सरसरी तौर पर आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में है हमारा, निम्नलिखित शेषों से मधुर एंड कंपनी व्यापार लाभ हानि खाता चिट्ठा 31 दिसंबर 2001 की तैयार कीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा है क्रय, क्या दिया, क्रय दिया है 38,300। तो अब हमको सबको क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कहाँ कौन जाएगा। तो क्रय जो आएगा हमारा व्यापार खाते में, व्यापार खाते के विकलन पक्ष में लिखेंगे क्रय को प्रारंभिक रहतिया लिखने के बाद। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे प्रारंभिक रहतिया, फिर लिखेंगे क्रय। तो क्रय में आएगा 68,300 और क्रय वापसी होगा तो उसको माइनस कर देंगे। ठीक, उपस्कर जाएगा हमारा संपत्ति पक्ष में, चिट्ठा के यात्रा व्यय लाभ हानि खाते में जाएगा विकलन पक्ष में। विक्रय वापसी जो है विक्रय के साथ माइनस करेंगे व्यापार खाते में। प्रारंभिक स्कंद व्यापार खाते में जाएगा। आगत वाहन व्यय व्यापार खाते में जाएगा। ठीक है, आगत वाहन व्यय कहाँ जाएगा, व्यापार खाते में जाएगा। फिर किराया जो है लाभ हानि खाते में जाएगा। अपहार मतलब होता है बट्टा जो है जाएगा लाभ हानि खाते में। लाभ हानि खाते के दोनों जो है विकलन पक्ष में लिखेंगे। छपाई भी लाभ हानि खाते में जाएगा, बीमा लाभ हानि खाते में, डाक एवं तार लाभ हानि खाते में विकलन पक्ष में, विविध व्यय लाभ हानि खाते विकलन पक्ष में, अशोध ऋण जो है डूबत ऋण जो है लाभ हानि खाते विकलन पक्ष में, अधमण और उत्तमण। अधमण मतलब होता है देनदार जो है चिट्ठा के संपत्ति पक्ष की ओर जाएगा। आहरण जो है माइनस करेंगे पूंजी में से माइनस होगा। भवन चिट्ठा के संपत्ति पक्ष की ओर जाएगा। विक्रय जाएगा हमारा व्यापार खाते में और व्यापार खाते में विक्रय को लिखने के बाद विक्रय वापसी जो है उसको माइनस करेंगे। क्रय वापसी जो है व्यापार खाते के विकलन पक्ष में लिखेंगे और क्रय वापसी को माइनस करेंगे क्रय में से। और लेनदार जो है हमारा जाएगा चिट्ठा के दायित्व पक्ष की ओर, ऋण चिट्ठा के दायित्व पक्ष की ओर, पूंजी चिट्ठा के दायित्व पक्ष की ओर पूंजी लिखेंगे, जिसमें शुद्ध लाभ को जोड़ेंगे और जो आहरण है आहरण को माइनस करेंगे। ठीक, चलिए अब इसको आप देख लिए हैं, इस क्वेश्चन के हिसाब से इसको समझ गए हैं कि कहाँ कौन जाएगा। इन चीज़ों को आपको अगर पता है तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखिए, व्यापार खाता एवं लाभ हानि खाता 31 दिसंबर 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विवरण राशि। अब प्रारंभिक रहतिया यहाँ पर है, प्रारंभिक रहतिया कहाँ से मिला, तो हमको जो है व्यापार खाते का प्रारूप को तो जानते हैं। व्यापार खाते का प्रारूप हमने शुरू में ही बताया, प्रारंभिक रहतिया पहले लिखना है। तो प्रारंभिक रहतिया हमारा यहाँ पर दिया 17,600, हमने लिख दिया यहाँ पर 17,600। अब क्रय लिखते हैं, तो क्रय हमारा दिया हुआ है 68,300, जिसमें क्रय वापसी जो है उसको माइनस करेंगे 2,200 रुपये को। तो 68,300 में क्रय वापसी को माइनस करेंगे 2,200 को, तो 68,300 माइनस कर दिए 2,200 को, तो कितना हो गया, 66,100 रुपये हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अब जितने भी प्रत्यक्ष व्यय हैं उनको हम व्यापार खाते में लिखते हैं। तो प्रत्यक्ष व्यय में हमारा ये है एक आगत गाड़ी भाड़ा, किराया लाभ हानि खाता, अपहार लाभ हानि खाता, छपाई बीमा डाक व्यय विविध व्यय सब लाभ हानि खाते में जाएगा। ठीक है, मजदूरी नहीं दिया है तो केवल हम जो है आगत वाहन व्यय को हम डाल देंगे व्यापार खाते में डाल देंगे। फिर उसके बाद ये तो हो गए इधर का कंप्लीट विकलन पक्ष का। अब समाकलन पक्ष में देखते हैं लाभ हम व्यापार खाते के। तो समाकलन पक्ष में 3 मत तो डालना रहता है, एक तो विक्रय और विक्रय वापसी है तो उसको घटाना रहता है, और अंतिम रहतिया। तो विक्रय जो है 92,000 है, ये हम यहाँ से ले लिए, विक्रय 92,000 ये, और विक्रय वापसी देख लीजिए, विक्रय वापसी कहाँ है, 1,300 रुपये। तो विक्रय वापसी को हमने क्या कर दिया, 1,300 रुपये को यहाँ पे, तो 92,000 में 1,300 रुपये माइनस कर दिया तो कितना आ गया,
700 रुपये हो गए। ठीक, अब अंतिम रहस्य जो प्रश्न में दिया हुआ है नीचे की ओर आप देखेंगे तो अंतिम स्कंद का मूल्य 24,000, ये प्रश्न में ऐसे ही दिया रहता है नीचे में, ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो 24,000 यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इन दोनों को योग लगा दिए तो हो गया 1,14,700। आप जनरली देखेंगे जब व्यापार खाता बनाएंगे तो उसमें समाकलन पक्ष का योग हमेशा ज़्यादा होता है और विकलन पक्ष का योग हमेशा कम होता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें हो सकता है कि सकल हानि आए, लेकिन अधिकतर जो प्रश्न होते हैं उसमें सकल लाभ ही होता है, क्योंकि आप व्यापार जब करेंगे तो व्यापार में हमेशा देखिएगा विक्रय ज़्यादा होगा और जो है क्रय जो है आप मतलब क्रय की जो मूल्य है वो कम रहेंगे, आप बेचेंगे हमेशा ज़्यादा रेट में, तो विक्रय ज़्यादा होता है तो पैसा भी ज़्यादा दिखता है। ठीक, तो विक्रय से इधर इस पक्ष का योग जो है ज़्यादा रहेगा, तो 1,14,700 था इस पक्ष का योग। अब इस पक्ष को हम जोड़े इतने को आगत वाहन व्यय तक, तो हमारा जो है 28,600 रुपये कम था। कैसे पता चला? तो 1,14,000 में इन सब का योग को हम जोड़ करके घटा देंगे, इन सब का योग लगाए तो जितना आया उसको हम 1,14,000 में माइनस कर दिए तो आया 28,600। अंतर की जो राशि आया वो 28,600, जिसको हम इधर लिखेंगे तो सकल लाभ के रूप में लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? सकल लाभ के रूप में लिखेंगे, ये लाभ है। ठीक, सकल लाभ के रूप में हो गया। अब हाँ, सकल लाभ के रूप में लिखेंगे। आगे बढ़ें। अब इसके बाद हम इस सकल लाभ को क्या करेंगे, इधर लाएंगे तो सकल लाभ करके लिख दे। ये जो है अब ये लाभ हानि खाता हो गया, लाभ हानि खाता स्टार्ट। लाभ हानि खाता में सकल लाभ हम लिख देते हैं समाकलन पक्ष में 28,600। अब जितने हैं फिर से खोलेंगे क्वेश्चन को ओपन करने के बाद हम फिर देखेंगे 18 में क्रय उपस्कर यात्रा व्यय लिखेंगे 1,400 रुपये, तो हमने यहाँ पे यात्रा व्यय लिख दिया 1,400। किराया, अब उसके बाद देखते हैं यात्रा व्यय के बाद विक्रय वार्षिक लिख लिए, प्रारंभिक स्कंद लिख लिया, आगत वाहन व्यय लिख लिए, किराया अपहार, छपाई, बीमा, डाक व्यय, विविध व्यय, ये इन सब को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 6 मत को लिखते हैं किराया बट्टा, किराया अपहार मतलब बट्टा। ठीक है, किराया अपहार, छपाई, बीमा, डाक व्यय, विविध व्यय, इन सब को लिख दिए, इन सब की राशि को लिख लिया और इन सब की राशि को लिख लिया। और उसके बाद है विविध व्यय का अशोध्य ऋण, तो अशोध्य ऋण को भी हमने लिख लिया। इन सब को लिख लिए और कोई लाभ हानि खाते में लिखने लायक नहीं है, तो इन सब को लिखे। अब हमने समझ गए कि इसमें जो है लाभ हानि का जो जितने भी मद थे उसने हमने लाभ हानि खाते में उसको डाल दिया। ठीक, अब लाभ हानि खाता कंप्लीट हो गया, तो लाभ हानि खाता कंप्लीट होने के बाद क्या करेंगे, हम योग लगाएंगे। तो यहाँ पर 28,600 इसका योग लगाए, यहाँ पर भी उतना ही लिखेंगे। अब इस पक्ष का इतने से यात्रा व्यय से लेकर यहाँ तक अशोध्य ऋण तक, यात्रा व्यय से लेकर अशोध्य ऋण तक यहाँ तक का क्या करना है, हमको योग लगाना है। तो जितना भी आया हम योग लगा लिए, समझिए। योग लगाने के बाद तो हमने जब योग लगाया तो हमने देखा कि इसका योग जो है इन सब का योग कितना हो रहा है, इन सब का योग को हमने किया तो आया हमारा 10,490 रुपये। कितना आ रहा है? 10,490 रुपये आ रहा है इन सब का योग। ठीक है, तो इन सब का योग कर लिए 10,490, तो 28,000 में 10,490 को माइनस करेंगे तो आ गया 18,110। तो शुद्ध लाभ के रूप में लिख देंगे 18,110 रुपये। ठीक, और इसी को फिर आगे जो है चिट्ठा में पूंजी में जोड़ेंगे। ठीक है, अब हम फिर आगे बढ़ते हैं, चिट्ठा बनाएंगे। तो चिट्ठा जो है क्या है, ये देखिए। चिट्ठा में सबसे पहले हम पूंजी लिखते हैं। पूंजी प्रश्न से मिल जाएगा 52,500, तो पूंजी हमको 52,500। अब उसके प्रारूप के अनुसार हम देखें कि शुद्ध लाभ को जोड़ना है, तो शुद्ध लाभ हमारा अभी बताया हूँ कि 18,110 रुपये था, तो शुद्ध लाभ को 18,110 को जोड़ दिए तो टोटल कितना हो गया, 70,610। अब आहरण को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। ठीक है, माइनस कर दें 1,910 रुपया, माइनस करके यहाँ पे लिख दिया हमने 68,700 रुपया लिख दिया। ठीक, इतना काम करना है। शुद्ध लाभ को जोड़ना है, आहरण को पूंजी में क्या करना है, माइनस करना है। ये 3 काम को आपको करना है, शुद्ध लाभ को जोड़ना है और आहरण को माइनस करना है पूंजी में से। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सा मद, यहाँ पर से शुरू से देखते हैं। क्रय लिख लिए, उपस्कर बचा है। उपस्कर कहाँ जाएगा, चिट्ठा के संपत्ति पक्ष में, तो हम यहाँ पर उपस्कर लिख लिए। फर्नीचर बोलते हैं, 4500 रुपया। ठीक, उपस्कर हो गया। यात्रा व्यय, विक्रय वापसी, प्रारंभिक आगत वाहन, किराया, उपहार, छपाई, डाक व्यय, विविध व्यय, अशोध्य ऋण,
अधमड़, ये सब तो हो गया है। अधमड़, अधमड़ मतलब देनदार होता है, 22,000, इसको लिखेंगे अधमड़, देनदार करके लिख दिए 22,000 रुपये। ठीक, उसके बाद अधमड़ के बाद है आहरण, आहरण को हमने माइनस कर दिया पूंजी में। भवन 36,000, तो भवन करके लिख दिया 36,000। ठीक, और उसके बाद और कुछ आएगा क्या, नहीं आ रहा है। अब अंतिम स्कंद है तो अंतिम स्कंद को हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, 24,000। ये सब को हमने संपत्ति पक्ष में जो मदें आनी है उन सबको तो हमने लिख दिया, और जो मदें दायित्व पक्ष में आनी है उन सबको हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्ष का योग लगाएंगे। अच्छा, दायित्व पक्ष का बच्चा है, दायित्व पक्ष में देखिए क्रय विक्रय तो नहीं आएगा, विक्रय वापसी नहीं, लेनदार आएगा, दायित्व पक्ष में ऋण आएगा दायित्व पक्ष में, तो लेनदार और ऋण को लिख देते, इन सब का योग लगा देंगे। दोनों पक्ष का जब योग लगाओगे तो आपका जो दोनों पक्ष का जो योग है, दोनों पक्ष का योग बराबर आएगा। ठीक है, दोनों पक्ष का योग बराबर आएगा, इसको विशेष ध्यान रखना है। चिट्ठा में क्या होता है, दोनों पक्ष का योग हमेशा बराबर आता है, तो आपका चिट्ठा सही है। अगर कहीं भी किसी प्रकार का योग दोनों पक्ष का बराबर नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा एक बार चेक कीजिएगा कि कौन से मद हैं जिसको संपत्ति पक्ष में लिखे हैं और कौन से मद हैं उसको दायित्व पक्ष में लिखे हैं। क्या संपत्ति पक्ष के मद को दायित्व पक्ष में लिख दिया, दायित्व पक्ष के मद को संपत्ति पक्ष में लिख दिए, इसको विशेष चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 को हल करेंगे। और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक अवश्य करें, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए अधिक से अधिक वीडियो बनाऊं। धन्यवाद आप सभी का।